Assalamualaikum students of class 8. Welcome to online class. I hope you all are healthy and safe. So today we will start a new chapter Office Automation. On page number 47 ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में हमने चैप्टर 2 में थोड़ा सा पढ़ा था कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को अपने डिफरेंट काम करने में हेल्प करता है, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने में, ईमेल सेंड करने में या चार्ट्स और ग्राफ बनाने में और डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। तो इस चैप्टर में हम ऑफिस ऑटोमेशन के दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक MS वर्ड और दूसरा MS एक्सेल। MS Word is one of the most famous word processing software. It was first released and made public in early 1980s by Microsoft. It allows its user to type text and manipulate it. MS Word first introduced the concept of WYSI, what you see is what you get, by introducing text formatting and document preview exactly as we would get it on a paper. It has advanced features like tables, images, advanced formatting and reviewing that give its user the ability to customize their documents as required. Even most of this book has been written, edited and formatted on MS Word. Later versions of MS Word come as a part of Microsoft Office suite, which includes other software as well like MS Excel and MS PowerPoint. MS Word is still most widely used word processing software in the world. We will be using MS Word 2010 version in this chapter. तो MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें जो भी हमारे टेक्स्ट लिखने वाला काम है वो होगा। जो भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने जिनमें हमें लिखने का काम होगा वो इससे बनाएंगे। जैसे आपको अगर अपना एसे लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखना है या कोई असाइनमेंट लिखना है जिसमें ग्राफिक इतना यूज़ नहीं है, तो वो हम किस में बनाएंगे, MS वर्ड में बनाएंगे, जो कि पार्ट है MS ऑफिस का। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना है, उसके अलावा हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है चेंजेस करना, उसमें जो हम अपनी मर्जी के चेंजेस चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हमें फ़ॉन्ट बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज चाहिए, हमें बॉर्डर्स चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें टाइपराइटर में नहीं मिलती। इससे पहले क्या होता था, टाइपराइटर यूज़ होता था लिखने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें नहीं हो सकती थी। तो MS वर्ड इस वजह से हमें फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे हम इसमें टेबल्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, हमने जो लिखा है उसको रिव्यू कर सकते हैं ताकि उसमें हमें मिस्टेक्स पता चले। उसके अलावा हमें मिलता है WYSI, यानी व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। अब कभी कभार हम जो लिख रहे हैं वो हमें प्रिंट आउट भी करवाना होता है और हमें नहीं पता होता कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसा प्रिंट आउट में आएगा या नहीं। तो MS ऑफिस ये फीचर भी देता है कि आप देख सकते हैं कि प्रिंट आउट के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा, ताकि आपको अगर प्रिंट आउट वाले डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करनी है तो आप वो चेंजेस कर लें। फिर जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट स्क्रीन पे दिख रहा है कंप्यूटर की, प्रिंट आउट के बाद एज इट इज़ वैसा ही होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम देख सकते हैं कि प्रिंट आउट के बाद हमें क्या चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें नहीं लग रही, वो हम चेंजेस कर सकते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेबल लगेगा। अब MS वर्ड के फीचर्स को हम कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पेज लेआउट टैब। द पेज लेआउट टैब अलाउज यूजर टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ हिज और हर डॉक्यूमेंट. User can set margin, apply themes, control page and set paragraph indentation and lines. The page layout tab has 5 groups of related commands, namely themes, page setup, page background, paragraph and arrange. तो पेज लेआउट टैब, लेआउट का मतलब ही है तरतीब का, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसी तरतीब दे रहे हैं, उसको कैसा बना रहे हैं। हमें उसमें मार्जिन चाहिए या हमें वो डिफरेंट कलर में चाहिए, या ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, पेज लेआउट टैब में आ जाती हैं। हमारा पेज का साइज़, हमारी पेज की ओरिएंटेशन, उसके अलावा हमें अगर उसमें पेज ब्रेक डालने हैं या नहीं, ये सब हमारी सेटिंग किस में आ जाती है, पेज लेआउट टैब में। अब पेज लेआउट टैब के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है थीम्स ग्रुप। अ थीम ग्रुप इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, कलर्स एंड सेटिंग दैट चेंजेस द ओवरऑल डिजाइन and look of the entire document. Applying themes to our work gives it a professional look. There are different themes available relevant to the type of document being composed. अब थीम्स ग्रुप में होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट की थीम, यानी उसमें हम क्या चीज़ें डालना चाह रहे हैं, कौन से कलर्स डालना चाह रहे हैं, किस टाइप का फॉन्ट डालना चाह रहे हैं, ये सब किस में होगा, थीम्स ग्रुप में आता है। हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है
वो सब हम किस में सेटिंग करेंगे, थीम्स ग्रुप में करेंगे। अगर मुझे रेड कलर में अपना डॉक्यूमेंट लिखना है या डार्क ब्लू कलर में अपना डॉक्यूमेंट लिखना है तो मैं वो सेटिंग कहाँ से करूँगी, थीम्स ग्रुप से करूँगी। उसके बाद आता है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप सेटिंग्स हेल्प अस सेट द पेज लेआउट प्रॉपर्टीज सच एज margin, orientation and size. The setting in this section are often applied throughout the document. अब उसके बाद आता है पेज सेटअप ग्रुप, यानी हमारे पेज की जो सेटिंग्स है, पेज में जो भी हमें सेटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करने हैं वो कहाँ से होंगे, पेज सेटअप ग्रुप से। जैसे हमारी ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, हमारे पेज का साइज है, ये सब हम कहाँ से करेंगे, पेज सेटअप ग्रुप से करेंगे। और ये इसमें जो भी सेटिंग होगी वो सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगी। आपके डॉक्यूमेंट 1 पेज का या 10 पेज का, ये सेटिंग सारे पेजेस में हो। तो इस सेटिंग में सबसे पहले आ जाते हैं मार्जिन। Margin is the area of space between the main content of a page and the page edges. This button is used to change the margin of entire document or selected section. तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्जिन। मार्जिन आपको पता है कि आपके पेज की एंड और आप कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं उसके बीच का जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। मार्जिन हम राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे मार्जिन रखना चाहते हैं, यहाँ पे मार्जिन रखना चाहते हैं, आप वो सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप मार्जिन नहीं रखना चाहते तो वो सेटिंग भी आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन और प्रिंट ओरिएंटेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट्स ऑन द पेज। दिस बटन सेट्स द कंटेंट्स ऑफ द पेज और सेक्शन इन पोर्ट्रेट, वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल लेआउट्स। तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपना जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वो आप कैसे लिखना चाहते हैं, वर्टिकली जैसे ये लिखा हुआ है या हॉरिजॉन्टली यूं करके। आप अपना वर्टिकल कॉलम बड़ा रखना चाहते हैं या रो बड़ी रखना चाहते हैं। तो ये सेटिंग हम कहाँ से करते हैं, ओरिएंटेशन से करते हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है ये वर्टिकल सेक्शन में लिखा हुआ है, वर्टिकली लिखा हुआ है, तो ये कौन पोर्ट्रेट व्यू है ओरिएंटेशन का। अगर हम यूं यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यूं लिखते लिखते यहाँ तक आएंगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और इसे क्या हम कहते हैं, लैंडस्केप। तो ये सेटिंग हम अपनी ओरिएंटेशन से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साइज। साइज बटन इज यूज्ड टू चूज द साइज ऑफ द पेपर फॉर करंट सेक्शन और एंटायर डॉक्यूमेंट। अब साइज हम अपने पेज की साइज चूज करेंगे कि हमें कौन सी पेज साइज क्या चाहिए। जैसे प्रिंटिंग के लिए ज़्यादातर हम कौन सा पेज यूज़ करते हैं, A4 साइज का पेज यूज़ करते हैं। तो फिर हम अपने डॉक्यूमेंट का भी साइज उस हिसाब से रख सकते हैं कि A4 चाहिए, या जो भी आप, बहुत सारे साइज के ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम। दिस बटन इज यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर वर्टिकल कॉलम्स। अब कॉलम आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, तो न्यूज़पेपर में कैसे आप जो भी लिखा होता है वो कॉलम्स में लिखा होता है, 3 या 4 कॉलम्स में। तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट भी वैसे ही कॉलम्स में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो सेटिंग कर सकते हैं। ब्रेक। ब्रेक बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज, सेक्शन और कॉलम ब्रेक्स इन द डॉक्यूमेंट। अब आप कोई ब्रेक डालना चाहते हैं, जैसे आप कॉपी में भी काम करते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन आंसर के नीचे जगह बच जाती है, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट पेज से अपना फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट में भी अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पे इतना ही काम है और अगला काम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो आप क्या डालेंगे, ब्रेक डालेंगे। तो ये पेज आपका वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट जो भी आप उसके बाद लिखेंगे वो न्यू पेज पे लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं लाइन नंबर। दिस बटन इज यूज्ड टू ऐड लाइन नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ लाइन नंबर्स भी आए, जो जितनी भी लाइंस आपने लिखी हैं उनकी नंबरिंग आए, तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। कभी कभी टीचर्स अगर ऐसे देती हैं या कोई भी आपको असाइनमेंट देती हैं तो उसके लिए कहती हैं कि असाइनमेंट 20 लाइन्स का आना चाहिए या 30 लाइन्स का आना चाहिए, तो ये सेटिंग वहाँ पे बहुत काम आ सकती है। आप ये सेटिंग ऑन कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी लाइन्स हो चुकी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाइफिनेशन। दिस बटन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ हाइफिनेशन इन अ डॉक्यूमेंट शुड बी अप्लाइड। अब कभी कभी ये होता है कि एंड का वर्ड जो होता है वो हमारा इतना लंबा हो जाता है कि उस स्पेस में नहीं आता, तो यहाँ तो वो नीचे बिल्कुल लिखा जाता है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी बच जाती है। तो वो सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको वो वर्ड स्प्लिट करना है, यानी हाफ वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और हाफ वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तो फिर आप चाहते हैं कि पूरा ही वर्ड दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है, यहाँ बेशक थोड़ी सी जगह बच जाए, तो वो सेटिंग कहाँ से होगी, हाइफिनेशन से होगी। उसके बाद आता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। These settings are used mostly for special documents such as certificates, invitations, brochures, essay, etc. It consists of 3 buttons, namely watermark, page color and page border. अब उसके बाद आपके पेज का बैकग्राउंड ग्रुप आता है, यानी आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, आपको बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चाहिए या आपको कलरफुल बॉर्डर्स चाहिए,
जैसे हम MS वर्ड से इनविटेशन वगैरह भी बना सकते हैं। तो अगर आप इनविटेशन बना रहे हैं या अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसमें कलरफुल बॉर्डर्स आप डाल सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, आप अपना लोगो डाल सकते हैं, कुछ जो भी डालना चाहें वो आप सारी सेटिंग कहाँ से करेंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप से करेंगे। अब इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक वाटरमार्क। अ वाटरमार्क इज अ फेडेड बैकग्राउंड इमेज दैट डिस्प्लेज behind the text in a document. This button is used to insert logos, images or text behind the contents of a page. अब वाटरमार्क बेसिकली लोगोज होते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट के पीछे होते हैं। जैसे अगर आपने कभी नोट्स देखे हों कोचिंग सेंटर्स के, तो हमेशा उस नोट में पीछे कोचिंग सेंटर का लोगो बना हुआ होता है, बहुत ही लाइट सा बना हुआ होता है जो कि हमें दिख रहा होता है लेकिन टेक्स्ट पढ़ने में मुश्किल नहीं देता। उसे क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं। तो आप कोई भी वाटरमार्क चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेज कलर। दिस बटन इज यूज व्हेन यूजर वांट्स टू अप्लाई अ कलर फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। अगर आप पेज के पीछे कोई भी कलर लगाना चाहते हैं, कोई भी स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो कहाँ से करेंगे, पेज कलर से करेंगे। आप एक कलर डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप 2 कलर मिक्स हुए भी डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर बटन इज यूज टू पुट अ बॉर्डर अराउंड द पेज। अगर आप अपने पेज के इर्द गिर्द बॉर्डर डालना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप इस ऑप्शन से वो बॉर्डर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ ग्रुप। द पैराग्राफ ग्रुप इज वेयर वी कैन मॉडिफाई ऑल द सेटिंग ऑफ द पैराग्राफ दैट अपेयर इन अवर डॉक्यूमेंट। दिस अलाउज अस टू सेट अ फ्यू बेसिक पैराग्राफ स्टाइल्स एंड ऑल्सो एडजस्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। अब इसके बाद आता है पैराग्राफ ग्रुप। हम पैराग्राफ लिखने में कभी कोई किसी तरह का लिखता है, कभी कोई किसी तरह लिखता है। जैसे यहाँ पे देखें, पैराग्राफ न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन कुछ लोग जगह छोड़ना पसंद नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन छोड़ी गई है। कुछ लोग नया पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त लाइन नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ यहाँ पे स्पेस छोड़ना चाहते हैं। तो ये सब सेटिंग हम अपने पैराग्राफ ग्रुप से कर सकते हैं। उसमें आता है इंडेंट लेफ्ट। इंडेंट लेफ्ट इज यूज टू define amount of blank space in centimeter used to separate a paragraph from the left margin. इंडेंट लेफ्ट का मतलब है कि यहाँ से आप अपने पैराग्राफ में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, आप वो जगह सेंटीमीटर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ना चाहते हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिख देंगे, तो जैसे ही आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो यहाँ से उतनी जगह छूट जाएगी। उसके बाद इंडेंट राइट। इंडेंट राइट इज यूज टू डिफाइन अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस इन सेंटीमीटर यूज टू सेपरेट अ पैराग्राफ फ्रॉम द राइट मार्जिन। अब ये तो था लेफ्ट मार्जिन, हमने लेफ्ट मार्जिन से जगह शुरू की। अगर हम राइट मार्जिन से भी जगह छोड़ना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि उनका नया पैराग्राफ बीच से स्टार्ट हो, तो यहाँ से भी आप जगह छोड़ सकते हैं, तो वो इंडेंट राइट हो जाएगा। स्पेस बिफोर। स्पेस बिफोर इज यूज टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट इज एडेड बिफोर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। अब आप चाहते हैं कि आपके पिछले पैराग्राफ में और अब आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके बीच में भी स्पेस हो, यानी 1 लाइन या 2 लाइन छुटी हुई हो, तो वो आप स्पेस बिफोर में कर सकते हैं। और स्पेस आफ्टर। स्पेस आफ्टर यूज टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट इज एडेड आफ्टर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ के बाद आप कितनी लाइन छोड़ना चाहते हैं वो आप स्पेस आफ्टर में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अरेंज ग्रुप। द बटन्स इन अरेंज ग्रुप हेल्प द यूजर टू क्विकली अरेंज ग्राफिकल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू द मेन टेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया कि MS वर्ड में टेक्स्ट तो हम लिखते हैं, उसके अलावा हम अपने टेबल्स डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं। तो उनको अरेंज कैसे किया जाए कि ना हमारा टेक्स्ट बुरा लगे और ना हमारी वो पिक्चर या जो भी हमने चीज़ डाली है वो बुरी लगे, तो उसकी सारी सेटिंग कहाँ से होगी, अरेंज ग्रुप से होगी। पोजीशन। पोजीशन इज यूज टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर और शेप ऑन पेज वेयर एवर यू वांट। अब पोजीशन बेसिकली आपके पिक्चर या आपने जो भी चीज़ डाली है, शेप डाला है या पिक्चर डाली है, उसकी पोजीशन है। आप उसको राइट पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, कॉर्नर में रखना चाहते हैं, जो भी उसकी पोजीशन आप रखना चाहते हैं वो आप पोजीशन से देख सकते हैं। उसके अलावा आते हैं रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग इज यूज टू अरेंज द टेक्स्ट अराउंड एन ऑब्जेक्ट लाइक एन इमेज। अब हो सकता है कि आपका जो पिक्चर आ रही है वो टेक्स्ट के बीच में आ रही है, आपने जो लिखा है उसके बीच में आ रही है, तो उसके आप रैप टेक्स्ट की सेटिंग से हेल्प कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि उसका जो टेक्स्ट है वो उसके इर्द गिर्द लिखा जाए, तो वो सेटिंग आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट उसकी सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो और राइट साइड पे ना हो, आप वो सेटिंग कर सकते हैं। राइट साइड पे टेक्स्ट हो, लेफ्ट साइड पे ना हो इमेज के, वो सेटिंग सब रैप टेक्स्ट से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट। ये सेटिंग तब यूज होगी जब आपने एक से ज़्यादा इमेजेस यूज़ की हो। अब हो सकता है आप एक इमेज चाहते थे जो सबसे फ्रंट पे हो, लेकिन वो बीच में है या लास्ट में है,
तो आप इस सेटिंग में उसको सबसे आगे ला सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेंड बैकवर्ड। सेंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पिक्चर है जो आप बिल्कुल पीछे सेंड करना चाह रहे थे लेकिन वो बीच में आ गई या आगे आ गई, तो इस ऑप्शन से आप उसको पीछे सबसे भेज सकते हैं। Selection pane. Selection pane is used to select, show, hide and change the order of objects in the documents. अब bring forward और bring backward में तो ये हो रहा था कि सिर्फ एक पिक्चर को हम आगे या पीछे ला रहे थे। सिलेक्शन पेन में ये होता है कि अगर हमें पूरी जो भी पिक्चर्स है उनकी तरतीब चेंज करनी है, सारी पिक्चर्स की तरतीब चेंज करनी है, तो हम सिलेक्शन पेन से उसकी तरतीब चेंज करेंगे। फिर आता है अलाइन। अलाइन इज यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर, शेप्स, आइकन्स एक्सेट्रा इन अलाइनमेंट विद मार्जिन्स, एज और रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब जैसे बात है पिक्चर सिर्फ टेक्स्ट के साथ तो अलाइन नहीं करना, हमें टेक्स्ट के साथ तो नहीं देखना, हमारे मार्जिन के साथ भी देखना है। अगर टेक्स्ट हमारा पूरा मार्जिन के साथ लिखा हुआ है लेकिन हमारी इमेज मार्जिन के बाहर जा रही है तो हमारा डॉक्यूमेंट देखने में बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अलाइन के ऑप्शन से हम अपनी पिक्चर्स जो भी हैं वो मार्जिन के साथ भी तरतीब में रख सकते हैं ताकि वो मार्जिन से बाहर ना जाए। उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट टुगेदर सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ग्रुप हम तब यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा पिक्चर होंगी, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी दो से ज़्यादा पिक्चर हैं वो एक साथ जुड़ जाएं, तो हम क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, ग्रुप का ऑप्शन यूज़ करेंगे। जब हमने उनको ग्रुप कर दिया तो हमें दोनों पिक्चर्स को अलग अलग जूम नहीं करना पड़ेगा, हम एक पिक्चर को जूम करेंगे दोनों साथ जूम होंगी, या जो भी चेंजेस हम पिक्चर में करेंगे दोनों में साथ होंगी। उसके बाद आता है रोटेट। रोटेट इज यूज टू रोटेट और फ्लिप द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। रोटेट हमें पता है कि अगर हम अपनी इमेज को घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, रोटेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। Table of contents. A table of contents (TOC) is an organized listing of the section, group and headings of the content in a document and identified by page number where they are placed. It provides an overview of the document and allows readers to go directly to a specific section or content in the document. TOC usually appears after the title page in a document. MS Word 2010 provides an advanced feature for automatically creating a TOC. A user can create an automatic or a manual table of contents in a document. अब TOC क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। बेसिकली आपने बुक्स में देखा होगा कि इंडेक्स दिया होता है जहाँ पे हमारे चैप्टर्स के नेम और उनके पेज नंबर दिए हुए होते हैं, तो वो क्या है, वो ही है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। यानी अगर मैं कोई बुक लिख रही हूँ अपने MS वर्ड में तो मुझे उसमें अपना इंडेक्स डालना है, तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से जाके डायरेक्ट अपना इंडेक्स डाल सकती हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होगा कि हमारी जो भी हेडिंग्स हैं वो सारी आ जाएंगी यहाँ पे नंबर वाइज, और फिर उनका जो पेज नंबर है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। बेसिकली सिमिलरली जैसे आपके टेक्स्ट बुक का इंडेक्स होता है, सेम टू सेम वैसा इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा आपको। अब इसके दो तरीके मिलते हैं हमें, एक तो ऑटोमेटिक टेबल, एक तो मैनुअल टेबल। Automatic table creates a table of contents automatically based on the content used as heading presets of MS Word. Based on the type of heading, automatic table of content will create the appropriate levels and show page number where those headings are placed. The only difference between automatic table 1 and automatic table 2 is the title of the table, that is contents or table of contents. अब ऑटोमेटिक टेबल से हमें पता चल रहा है ऑटोमेटिक, यानी ये टेबल हमें खुद नहीं बनाना पड़ेगा बल्कि MS वर्ड खुद ही वो टेबल बना देगा। अब इसके लिए करना ही पड़ता है कि MS वर्ड में जहाँ पे हेडिंग की जगह दी गई है आपको वहीं पे ही हेडिंग डालनी पड़ेगी, तभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बन सकता है, वरना ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। MS वर्ड में कुछ थीम्स में आपको पहले से ही अपने जिस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट है उस टाइप की हेडिंग दी जाती हैं, तो उस जगह पे आप अपनी हेडिंग सारी उन्हीं जगहों पे डालेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली बन सकता है। और अगर आपने उस जगह नहीं डालनी तो हमें मैनुअल टेबल यूज़ करना पड़ेगा। चूजिंग मैनुअल टेबल फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट मेन्यू विल क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ जेनेरिक टेबल ऑफ कंटेंट। दिस टेबल विल नीड टू बी एडिटेड and defined manually by providing all the heading, subheading and page number. To extend the table, simply copy and paste the template lines and edit them to preserve proper formatting. अब देखिए मैनुअल टेबल इस तरह का आएगा, ये आपको देख रहे हैं, इस तरह का हमें मैनुअल टेबल आएगा। उसमें फिर हमें खुद ही अपने चैप्टर का नाम, जैसे अगर आप बुक लिख रहे हैं तो अपने चैप्टर का नाम, फिर चैप्टर के टाइटल्स वगैरह खुद लिखने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक टेबल में हमें खुद नहीं लिखने पड़े थे, हमारा सिस्टम खुद ही लिखता था, लेकिन यहाँ पे मैनुअल टेबल में हमें वो चैप्टर का नाम और उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके टॉपिक्स खुद लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेजेस।
MS Word 2000 helps in writing letters, applications, CVs, question papers and books in default language set by default Windows, Microsoft Windows that is usually English. MS Word 2010 also supports typing text in various other languages like Urdu and Sindhi. To be able to write in other languages, the keyboard for those languages have to be installed in Microsoft Windows. MS Word also supports changing and setting its default language. To change the default language, go to the File menu and select Options. From the Word option dialog box, select Language tab and now choose one of the available languages as the default language for MS Word 2010. अब इसके बाद हमारा आता है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेजेस। अगर हमें इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज में टाइप करना है तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर नॉर्मली क्या यूज़ होती है, उर्दू और सिंधी। दूसरी ज़बानें हम यूज़ नहीं करते, तो हम इस वक्त उर्दू और सिंधी को ही देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें करना तो ये पड़ता है कि हमें अपने विंडोज़ में इन लैंग्वेजेस के कीबोर्ड इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हमारे विंडोज़ का भी डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड कौन सा है, इंग्लिश है। तो उसके लिए हमें अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर हमें सिंधी में लिखना है तो सिंधी का कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जब हमारे विंडोज़ में कीबोर्ड इंस्टॉल हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, MS वर्ड में जाएंगे और अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को चेंज करेंगे। फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शन में जाके हम अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उर्दू करनी है तो उर्दू कर देंगे, सिंधी करनी है तो सिंधी करेंगे। इस तरह से हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फिर हम उस लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इन कीबोर्ड्स की पिक्चर दी गई हैं। ये रहा उर्दू का कीबोर्ड, ये रहा सिंधी का कीबोर्ड। उर्दू और सिंधी में होता यह है कि हमारे इंग्लिश में तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि कीबोर्ड में आ जाते हैं, लेकिन उर्दू में और सिंधी में क्योंकि ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के लिए तो सारे नहीं आ सकते, इसलिए नॉर्मल कीबोर्ड हमें ऐसा दिखता है। फिर हम शिफ्ट दबाते हैं तो हमें अपने एक्स्ट्रा लेटर्स दिख जाते हैं। जैसे सिंधी में आप देख रहे हैं, पहले आपको कीबोर्ड ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, जो नहीं आ रहे थे, वो अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे MS सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, MS वर्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल। Microsoft Excel, MS Excel is a software that uses spreadsheet system to organize, display, format and calculate data using advanced feature and formulas. MS Excel is a part of Microsoft Office suite and integrates with other applications in the Office suite. MS Excel offers advanced features to perform calculation, visualize data in graph and create pivot tables. It efficiently makes use of spreadsheets to organize, analyze and store data in tabular and graphical form. It is the most widely used spreadsheet system and has a high demand in many organizations for keeping records of data, presenting them as tables and graphs. अब MS एक्सेल में क्या होता है, MS वर्ड हमारा क्या था, डॉक्यूमेंटिंग वर्ड प्रोसेसर था। अब MS एक्सेल हमारी क्या है, एक स्प्रेडशीट है, यानी इसमें हम अपने ग्राफ और चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना है तो वो हम किस में रखेंगे, MS एक्सेल में रखेंगे। इसमें टाइपिंग का इतना नहीं होता है, इसमें हमारी क्या होंगी, चार्ट्स होंगी और ग्राफ्स होंगे। किसी भी अगर हमें देखना है, जैसे मौसम का एक रिकॉर्ड बनाने के, वेदर कराची में कैसा है, तो उसका रिकॉर्ड हम किस में रख सकते हैं, MS एक्सेल में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको MS एक्सेल की स्क्रीन दी गई है, देखें ये होती है हमारा एरिया, वर्कशीट एरिया। ये पूरी ऐसी शीट बनी होती है, सिर्फ इसमें कॉलम्स और रॉज होती हैं। ये हमारी रिबन है, यहाँ पे हमारे चीज़ जो भी हमें सेटिंग्स वगैरह हैं वो करनी है। ये रही हमारी रॉ, ये है हमारे कॉलम। ये आपका पूरा MS एक्सेल की स्क्रीन है। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। Sorting is the process of rearranging and reordering data based on different criteria like size, quality, value and quantity. MS Excel has the ability to sort data according to the needs of the user. To help better understand this concept, take or create a list of products with their unit prices and quantities as below. अब सॉर्टिंग ये होती है कि हम जब अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती गई हमने लिख दिया आगे पीछे करके, अब उसको हम एक तरीके से तरतीब देना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको तरतीब देना चाहते हैं, कुछ लोग साइज़ के ऑर्डर में उसे तरतीब देना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उसको हम डेट के हिसाब से तरतीब दें, तो वो हम किस में जाएंगे, सॉर्टिंग में जाके वो सेटिंग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली MS एक्सेल क्या करेगा, उसे सॉर्ट आउट कर देगा, तरतीब कर देगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या डेट में या जैसे भी। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं।
The objective is to sort this list of products with prices and quantities in alphabetical order based on the names of the product. To achieve this, first select all the rows and columns which make up this product list, then go to data tab and select the sort option. अब यहाँ पे आप देखें आपको एक लिस्ट दी गई है कुछ चीज़ों की और हम चाहते हैं कि हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट करें। प्रोडक्ट का जो नाम दिया हुआ है उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी पूरी रॉज और कॉलम है जिनमें हमने लिखा हुआ है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन हो गए, उसके बाद डेटा टैब में जाके हम सॉर्ट का ऑप्शन लगाएंगे। हीरा का आपका डेटा, इसमें सॉर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स चूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड मेक श्योर दैट इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट A to Z सेलेक्टेड। अब उसमें जाके आप सेट करेंगे कि आपको कौन से ऑर्डर में चाहिए और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चूज कर लेंगे। योर डेटा विल बी रीअरेंज एंड सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन प्रोडक्ट column and their respective prices and quantities will also be rearranged as sorted data as shown in the figure here. This data can also be sorted in terms of unit of price and quantity. अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया तो ये सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा और ना सिर्फ लेटर्स बल्कि इसके साथ जो प्राइस लिखे हुए हैं वो भी उनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के साथ आ जाएंगे, यानी प्रोडक्ट चेंज हुए तो उनकी प्राइसेस भी जिसके साथ है उसके साथ आ जाएंगी। फॉर्मूला MS Excel 2010 allows its user to perform numerous calculation on data. Common calculation include addition, subtraction, multiplication and division. Comparison of two numbers and finding their average is also possible. Formulas tell MS Excel what calculation needs to be performed on the data. Formulas always start with an equal sign. They also defined in the formula bar. अब MS Excel का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें हम फॉर्मूलाज भी डाल सकते हैं। हमें खुद सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती बल्कि सिर्फ हम फॉर्मूला डाल देंगे तो हमारी कैलकुलेशन खुद ही MS Excel कर देगा। बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह हमें MS Excel में एक बिल्ट इन कैलकुलेटर मिल रहा है, यानी एप्लीकेशन के अंदर ही कैलकुलेटर मिल रहा है। हमें अलग से कैलकुलेटर टैब ओपन करने की या कैलकुलेटर अलग से अपने कंप्यूटर पे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कैलकुलेशन खुद ब खुद MS Excel कर देगा। हमें बस करना ही है कि जहाँ पे भी हम अपना आंसर चाहते हैं वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमेशा हमें इज इक्वल्स टू का साइन लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि कैसे आप एक वो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर दिए गए हैं, 220 जो कि A2 बॉक्स में है और 87 जो कि B2 बॉक्स में है, सही है। और हमें आंसर कहाँ पे लिखना है, C2 बॉक्स में। तो हम सबसे पहले C बॉक्स क्लिक करेंगे, वहाँ पे इज इक्वल्स टू का ऑप्शन लगाएंगे, ओके। उसके बाद हम जाएंगे A2 बॉक्स में, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस प्रेस करेंगे, उसके बाद B2 बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर कहाँ पे आ जाएगा, C2 बॉक्स में आ जाएगा। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो A2 बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे और B2 बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आप जैसे भी अपनी कैलकुलेशन चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चार्ट्स। चार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज ग्राफ। दे इंक्लूड डायग्राम्स एंड tables. Chart feature in MS Excel allows the user to present a set of data visually. A huge set of data may not succeed in presenting its meaning to the reader, whereas visual information helps better understand those data values at a glance. To understand this concept, take an example of the average monthly temperature of Larkana in 2018 as shown below. अब इसके बाद आता है चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं या टेबल्स होते हैं, जैसे ये टेबल्स दिए गए। क्योंकि अगर हमें ऐसे ही कोई नंबर्स और इन्फॉर्मेशन दे दे तो हमें समझ में नहीं आता। अगर मैं आपको ऐसे ही बताना शुरू कर दूं कि कराची का टेम्परेचर मंडे को ये था, ट्यूसडे को ये था, वेडनेसडे को ये था, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक ही लाइन में सारे टेम्परेचर लिख दूं तो समझने में आसानी होगी और हमें याद भी नहीं बैठेंगे, ना ही कुछ समझ में आएगा। इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं टेबल फॉर्म में लिखूँ तो आपको देखने में भी आसानी हो रही है, समझने में भी आसानी हो रही है और उसको कंपेयर करने में भी आसानी हो रही है कि कब टेम्परेचर कम था कब ज़्यादा था, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इसमें भी आसानी होगी। अब इस चार्ट को आप देखें, यहाँ पे इन्होंने लाड़काना का टेम्परेचर दिया मंथ वाइज, यानी जनवरी में टेम्परेचर कितना था 23, फरवरी में 26, मार्च में 32, इस तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन्होंने टेम्परेचर दिया है 2018 का, यानी 2018 पूरे साल का टेम्परेचर दिया। अब टेबल फॉर्म में इसे देखना भी आसान हो रहा है और कंपेयर करना भी आसान हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से मंथ में टेम्परेचर सबसे कम था तो आप आसानी से बोल देंगे कि जनवरी में था 23 डिग्री सेंटीग्रेड,
उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा था, तो आप आसानी से ऐसे देख से बता सकते हैं, जून में था 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं ऐसे पैराग्राफ में लिख के दे देती तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता, सही से ढूंढना पड़ता, फिर जाके आपको अपना पता चलता कि कौन से कब टेम्परेचर कम था या ज़्यादा था। लेकिन टेबल फॉर्म में हमें कितनी आसानी हो गई। अब चार्ट सिर्फ टेबल फॉर्म में नहीं होते बल्कि कुछ और फॉर्मेट्स में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है बार चार्ट, देख रहे हैं बार बना हुआ है, यहाँ पे आपके मंथ का नेम आ गया, यहाँ पे आपका एवरेज टेम्परेचर की हमने नंबरिंग कर दी 5, 10, 15, 20, 25, 50 तक हमने ऐसी नंबरिंग कर दी 5 के डिफरेंस से। और हमने टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बार्स बनाकर। जनवरी देखें आप 20 और 25 के बीच में आ रहा है तो 23 है। फरवरी का टेम्परेचर आप देखें 25 के थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो अगर आपको एक्यूरेट सिर्फ टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि कौन से मंथ में कम था कौन से मंथ में ज़्यादा था, तो हम ये बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली, थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि 20 और 25 के बीच में 21 भी हो सकता है, 22, 23, 24, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली। लेकिन कंपैरिजन हम अभी कर सकते हैं। देखें दिसंबर का बार बिल्कुल लाइन के करीब है, 25 को लाइन को टच कर रहा है, जबकि जनवरी का बार 25 से थोड़ा नीचे है। तो हमें पता है कि जनवरी दिसंबर से तो कम था। अब ये नहीं पता कि कितना कम था, मे बी ये 22 हो, ये 24 हो, ये 21 हो, ये 23 हो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन हमें ये पता है कि ये कम है दिसंबर से। उसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हम डायरेक्ट ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं और फिर उसमें लाइन बनाते हैं। इसमें भी हमें अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चली, लेकिन फिर भी कंपैरिजन आसान हो रहा है, क्योंकि जनवरी देखें यहाँ पे आ रहा है, दिसंबर थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो जनवरी में टेम्परेचर कम था दिसंबर के मुकाबले में। तो ये इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 है विच चार्ट विल बी सुटेबल टू शो द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, यानी 3 पार्टनर्स का शेयर बताना है चार्ट्स के थ्रू। तो कौन सा चार्ट यूज करेंगे, पाई चार्ट। डी ऑप्शन यूज टिक होगा। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो ऑप्शन बी MS Excel। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट इज MS Word, ऑप्शन ए। The special character that initiates the formula mode in a cell, option B, is equals to sign. The function which is used to rearrange data according to specific criteria is called, option B, sorting. If we want to change the overall design of a Word document, we should use, option A, themes. The correct formula to calculate the total in the given table is, option A, is equals to B2 plus C2 plus D2 plus E2. Number 8, the correct formula to calculate the percentage in the given table is, option D, is equals to bracket B2 plus C2 plus D2 plus E2, फिर bracket divide 100 multiply by 400. Number 9, charts are basically used to, option D, show the quantities and their relationships graphically. To apply the table of contents automatically, the most important task is to properly define the, option A, levels of heading. उसके बाद आपका ये मैचिंग आ जाती है। नंबर 1, रैप टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, अलाउज टू अरेंज टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। ऑटोमेटिक टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, ये किससे मैच होगा, डी से। इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन हेडिंग, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। नंबर 3, पेज सेटअप ग्रुप सेट्स, ये आएगा ई पे, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। नंबर 4, एक्सेल इज यूज्ड टू, इसका ऑप्शन है F, ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेटा। नंबर 5, चार्ट्स, ये कहाँ पे आ जाएगा, सी पे, शो डेटा ग्राफिकली। नंबर 6, MS Word इज वाइडली यूज फॉर ए डॉक्यूमेंटेशन। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसका काम जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो मिल जाएगा PDF से। मेक श्योर कि आप वो सारा अपनी कॉपी में उतार लें और अपनी कॉपी स्कूल ऑफिस में दे जाएं ताकि आपका काम चेक हो जाए। अल्लाह हाफिज़।